साथियों नमस्कार। मैं अस्कोट आराकोट यात्रा के आयोजकों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस यात्रा में सम्मिलित होने का मौका दिया। ये यात्रा ज़्यादातर मध्य और उच्च हिमालय के बीच से गुजरी है। मेरी प्रस्तुति का शीर्षक है हायर हिमालय अ थ्रेटन्ड लैंडस्केप। यह पहली स्लाइड सैटेलाइट पिक्चर है उत्तराखंड की। इस मानचित्र में 3 मुख्य रेखाएं दिखाई गई हैं जिनको हम भ्रंश कहते हैं। अगर हम गंगा के मैदान के से उत्तर की तरफ चलते हैं तो पहला भ्रंश मेन फ्रंटल थ्रस्ट आता है जो शिवालिक को गंगा प्लेन से अलग करता है। उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है जो शिवालिक और लेसर हिमालय को अलग करता है। और एमबीटी के बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है जो लेसर हिमालय को हायर हिमालय से अलग करता है। और ये कहा जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। हमारी यात्रा इसी भ्रंश के आसपास से होकर चलती है। इस स्लाइड में मैंने एक साउथ से लेकर यानी गंगा प्लेन से लेकर ट्रांस हिमालय की एक प्रोफाइल बनाई है। ये एक्चुअल प्रोफाइल है जो कि आपको वाई एक्सिस में एलिवेशन और प्रेसिपिटेशन है और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है। ऑरेंज लाइन हिमालय का रिलीफ है और यह दिखा रहा है कि उच्च हिमालय एमसीटी के नॉर्थ में एब्रप्टली राइज करता है। ब्लू डैश लाइन रेनफॉल की है जिसमें आप 2 रेनफॉल के पीक्स देख सकते हैं, एक एमबीटी के आसपास यानी शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में और दूसरी एमसीटी के पास यानी लेसर हिमालय हायर हिमालय की बाउंड्री में। लाल सर्कल वो क्षेत्र है उत्तराखंड हिमालय में जहां फ्रीक्वेंटली हाई इंटेंसिटी के फोकस रेनफॉल यानी क्लाउड बर्स्ट होते हैं और यही क्षेत्र हिमालय की हायर हिमालय की बाउंड्री को भी डिमार्केट करता है। पिछले 1 दशक से यह पाया गया है कि हायर हिमालय में 2 वेदर सिस्टम वेस्टर्लीज एंड इंडियन समर मानसून फ्रीक्वेंटली कपल्ड हो रही है, इंटरैक्ट कर रहे हैं। वेस्टर्ली जो कि भूमध्य सागर से होकर हमारे हिमालय की तरफ आती है, ये रिलेटिवली ड्राई होती है, जबकि मानसून की जो विंड्स होती है वो वेट होती है। इनके कपलिंग के कारण जो कि इसमें वेस्टर्ली जो है वो ब्लू डैश लाइन से दिखाई गई है और इंडियन समर मानसून को मैंने ब्लैक डैश लाइन से दिखाया गया है। यह सैटेलाइट पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये जून 2013 की जब केदारनाथ की आपदा आई थी। इसी तरह ये माना जाता है कि ये 2 वेदर सिस्टम जब इंटरैक्ट करते हैं तो काफ़ी फोकस रेनफॉल उन इलाके में होता है जहाँ पे हिमालय की जो तीव्र ढाल्स हैं उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है। माना जा रहा वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस ढंग का इंटरैक्शन ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी फ्रिक्वेंट होने वाला है। अब चलते हैं जमीन पर। यह तस्वीर टर्मिनल 3 के पार्किंग की नहीं है बल्कि सोनप्रयाग की है जहां से केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। जिस जमीन पर यह पार्किंग बनाई गई है वह 2013 जून की बाढ़ से पूरी तरह से बह गया था। इनफैक्ट जिस सरफेस भी ये पार्किंग है वो 2013 का मलबा है। आगे बढ़े उससे पहले एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि हमारे डिजास्टर की सारी पॉलिसीज जो है वो रिएक्शनरी यानी प्रतिक्रियावादी हैं। कारण यह है कि पहले हम आपदा को दैविक बताते थे, अब हम दैविक के साथ साथ बहुत ही कन्वीनियंटली क्लाइमेट चेंज को जोड़ देते हैं। इस तरह से एक इजी एंड पॉलिटिकली कन्वीनियंट आर्गुमेंट सरकार दे देती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही हम भी इसमें अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही गलती कर रही है, हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलती कर रहे हैं। जैसे कि इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक स्कूल है जो कि श्रीनगर जिसे हम कहते हैं कि ज्ञान की नगरी है। यहाँ पे अब 2008 से मैं इस स्कूल के ग्रोथ को मॉनिटर कर रहा हूँ जो कि एक बरसाती नाले पे बनाया गया है। कौन इसकी इजाज़त देता है और अगर भविष्य में कभी कोई दुर्घटना घटित होती है तो सिस्टम क्यों अपने पर उसका ब्लेम लेगा। ये ऐसा निर्माण आपको उत्तराखंड के काफ़ी क्षेत्रों में मिल जाएगा वो क्षेत्र जहां जो जियोलॉजिकली काफ़ी वल्नरेबल है और डिजास्टर प्रोन है। अब मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाता हूं। यह स्लाइड 1894 की है जब 1893 अगस्त के माह में लगभग 9000 फीट की ऊंचाई से एक पहाड़ टूटा था। उसने बिरही गंगा जो कि अलकनंदा की एक सहायक नदी है उसको ब्लॉक कर दिया था और एक झील का निर्माण हुआ था। यह झील 1970 के अलकनंदा के प्रलयंकारी बाढ़ में सदा के लिए समाप्त होगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बिरही गंगा का अपर जो कैचमेंट है यानी जालागम जो है वो कुंवारी पास में स्थित है जहाँ से होकर हमारे कई साथी इस यात्रा के दौरान गुजरे हैं। कुंवारी पास वह जगह है जहाँ से न केवल बिरही पर इसके अलावा गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, ढाक नाला और नंदाकिनी का भी कुछ क्षेत्र अब आता है। हमारे इस एक अध्ययन से यह पता चला कि साल 1959 से
1969 यानी 10 साल के अंतराल में कुंवारी पास के पंडालों से लगभग 6000 हेक्टेयर जंगलों का कटान हुआ था, जिसको हमने फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के साथ में वैलिडेट भी कराया था। इसका नतीजा ये हुआ, जैसे जैसे पंडालों से फॉरेस्ट की मात्रा कम होने लगी तो इस गौनाताल में सेडिमेंट की मात्रा भी बढ़ने लगी, जो कि आप 1968 की इस तस्वीर में देख सकते हैं। जो व्हाइट एरिया आप देख रहे हैं ये सेडिमेंट है जो कि कुंवारी पास के इलाके से इसमें आ रहा है। और 1970 की बाढ़ में इतना सारा मलबा जनरेट हुआ कुंवारी पास के पंडालों से, ये झील सदा के लिए विलीन हो गई। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना सारा मलबा हिमालय में आता कहां से है। इसका जवाब यहाँ के ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर एक बुलडोजर की तरह काम करता है। जब यह आगे बढ़ता है तो काफी मात्रा में चट्टानों को तोड़ते हुए अपने साथ लेता हुआ चलता है, और जब ये पीछे की तरफ खिसकता है तो उन चट्टानों को यानी मलबों को घाटियों में छोड़ता हुआ चला जाता है। ईद में हमारे ग्लेशियर लगभग 2500 मीटर तक नीचे उतरे थे और आज वो यानी 3500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जैसे कि सैटेलाइट की इस तस्वीर में दर्शाया गया है, फेंट ब्लू एलिप्स वो इलाका है जहां तक ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर आगे आया था। उसी तरह से यह दूसरी तस्वीर मीलम ग्लेशियर की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस बहुतायता से जो मलबा है ग्लेशियर के पीछे जाने के कारण वहां छूटा हुआ है। नाउ जब कभी एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं तो ये मलबा रेडियली अवेलेबल हो जाता है मोबिलाइज होने के लिए डाउन वैली में। यह बताना जरूरी है कि हार हिमालय की घाटियां के ढाल काफी तीव्र होते हैं और थोड़ा ही पानी काफी होता है इनको स्लरी की तरह से नीचे की तरफ ढकेलने के लिए। और रास्ते में अगर इस मलबे का कोई अवरोध आता है तो ये मलबा वहां एक झील की तरह से झील का टेम्परेरी झील निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल फोर्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फ्लड। एक दिन में कितना मलबा हर हिमालय से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसका प्रमाण सीतापुर की यह घाटी का है, जहां लगभग 30 मीटर तक घाटी मलबे से भर गई थी। और रोड के जो 5 बेंड थे उसमें 2 ही बेंड आपको दिख रहे हैं, बाकी एक बेंड अधूरा बचा हुआ है। ये एक दिन की घटना में हुआ। और दूसरी जो तस्वीर है ये ईस्टर्न धौली की है, जहां पे एक बांध बना था। यहां भी एक ही दिन में लगभग 2.8 मिलियन क्यूबिक मीटर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है उन घाटियों से जो हार हिमालय में ग्लेशियर के द्वारा छोड़ी गई हैं। उसी तरह से खीरो गंगा की घाटी अगर आप देखते हैं तो अलकनंदा में उसका स्वरूप सदा के लिए बदल गया है। ये पहले का था 2013 जून से पहले का, और उसके बाद की तस्वीर है। और इसके नीचे विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जिसको आप देख सकते हैं कि पहले कि इसका स्वरूप क्या था, और 2 जून 2013 के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। फरवरी 7, 2021 मुझे यह दिन सदा याद रहेगा, क्योंकि मैं 6 फरवरी 2021 को रेनी विलेज के पुल के ऊपर फ्लड डिपॉजिट का अध्ययन कर रहा था। रोंटीगाड़ एक पेटी स्ट्रीम है, छोटी सी स्ट्रीम ने ऋषि गंगा को इतने सारे मलबा लेके आती है कि ऋषि गंगा जो कि 7 ग्लेशियर से लगभग 6-7 ग्लेशियर से फीड होती है नंदा देवी के बायोस्फीयर में, उसको इसने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसने नस्तो नाबूद करे और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जीवन लीला इस घटना ने समाप्त कर दी। क्या हम उच्च हिमालय में हो रहे हादसे से कुछ सीख पाए हैं? मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं। अगर हम सीखते तो यह स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूं पहली सोनप्रयाग की है जून 2013 में, और नीचे वाली जून 2024 में। दूसरी स्लाइड सीतापुर की है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि एक दिन में करीब 30 मीटर का मलबा इस इलाके में भर गया था। आज फिर से उसी इलाके को बुरी तरह से पॉपुलेट किया जा रहा है, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। किस तरह से मनुष्यों का जमावड़ा हम केदारनाथ जैसी छोटी सी ग्लेशिएटेड घाटी में कर रहे हैं। मैं प्रशासन को सलाम करता हूं कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है कि इस तरह के जोखिम को लेने की। चर्चा का दूसरा भाग चारधाम सड़क पर है, मैं ब्रीफली इसको टच करूंगा। प्रोफेसर वाल्दिया जी ने कहा था कि यह परियोजना यानी चारधाम का जो हम चौड़ीकरण कर रहे हैं सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो उस लेवल पे बनाई जा रही हैं जो कि इन नदियों का फ्लड का लेवल है, और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि यार बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और जो संस्था इसको बनाती है उसके अंदर में एक तरह से हिमालय के प्रति काफ़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह स्लाइड मंदाकिनी वैली की है,
रोड जो कि प्रोफेसर वालिया जी ने सही कहा था, ये फ्लड लेवल पर रोड बनी है। 2013 की फ्लड में पूरी रोड डैमेज हो गई थी, काफ़ी इलाका इस इलाके में डैमेज हुआ था। जब चारधाम की परियोजना आई तो हमने सोचा कि ये लोग रोड को रीअलाइन करेंगे और हायर लेवल पर लेके जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी लेवल पर फिर से रोड को चौड़ी किया गया है। ये स्लाइड कल्यासौर बाईपास की, क्योंकि कल्यासौर 1960s अर्ली 1960s के दरमियान एक्टिवेट हुआ था और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लैंडस्लाइड था। जब इसको बाईपास करने की बात हुई तो उनका जो डीपीआर का प्लानिंग आती है वो ऐसे इलाके से आती है जो कि कल्यासौर से भी ज़्यादा नुकसानदायी भविष्य में साबित होगा, क्योंकि जहां से ये रोड लेके जा रहे हैं ये रोड रिवर सेडिमेंट के ऊपर एक्सकेवेट हो रही है और नदी के नजदीक है। यह फेमस तोता घाटी है जिसने NH-58 को कुछ सालों तक बुरी तरह से अवरोधित करके रखा हुआ था और आज भी ये काफी संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ की जो चट्टानें वो जॉइंटेड हैं, जैसे आप देख रहे हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, इसमें कैविटीज भी हैं। ये स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं मैं। और यहाँ के इस तरह की कमजोर चट्टानों को रोड चौड़ीकरण के दरमियान आप डायनामाइट ब्लास्ट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे ही आप देखें कि पाखी से गुलाबकोटी के बीच NH-50 का हाल 1970 की बाढ़ से पहले ये रोड, जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूं आपको, ये पुराना अलाइनमेंट था, जो रोड अलकनंदा नदी के पैरेलल चलती थी। 1970 के बाढ़ के बाद जब 10 किलोमीटर के लगभग रोड बह गई तो हमें नया अलाइनमेंट लेना पड़ा और जो हमने उसी स्लोप पे ऊंचाई के इलाके में लिया और उसके कारण आज दो चीज़ें हुई हैं। ये रोड एक तरह से इस नए अलाइनमेंट ने न केवल क्रोनिक टंगनी लैंडस्लाइड को जन्म दिया, बल्कि बिटवीन पाखी से लेकर के पाताल गंगा तक परपेचुअली ये रोड सबसाइड करती चली जाती है। वैसे ही आजकल धारचूला से लिपू लेक की तरफ रोड का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। यह स्लाइड मालपा गाड़ के पास की है, जहां 1998 में काफी लोगों की जान गई थी। मालपा गाड़ के ब्लॉकेट के होने के कारण यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान कुछ दुकानें हुआ करते जिनको हुआ था। ये सर्कल जो है वो PWD गेस्ट हाउस का सर्कल है। ये बंगला अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। इन लोगों को ज्ञान था उस ज़माने में कि मालपा गाड़ यानी कि छोटी जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, ग्लेशियल फीड स्ट्रीम हमारे हिमालय में होती हैं, वो काफ़ी बौखलाती हैं। इस कारण उन्होंने इस गेस्ट हाउस को काफ़ी हायर एलिवेशन पर बनाया था, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। आज रोड चौड़ीकरण के दरमियान टाने काटी जा रही हैं, मलबा नदी में डाला जा रहा है। यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है ये नदी सड़क के पास जा रही है या सड़क नदी के पास जा रही है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है, उच्च हिमालय की जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को देखते हुए, वैसे तो पूरे हिमालय में है जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात हो रही है। हमारा मानना है कि इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड हिमालय में पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। वो क्षेत्र जो 2000 मीटर से ऊपर है। अगर मैं जियोलॉजिकल उसको डिमार्केट करूं तो मैं ये कहूँगा कि MCT के साउथ से लेकर के ट्रांस हिमालय तक की जितने भी घाटियां हैं उनको इको सेंसिटिव घोषित करना चाहिए, जिससे कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ से उत्पन्न होने वाले डिजास्टर पे एक लगाम लगाई जा सके। उम्मीद है कि अस्कोट आराकोट की रिकमेंडेशन में इस संस्कृति को जगह मिलेगी। ये जरूरी है कि भावी पीढ़ी के लिए, जिनकी पीठ पर किताबों का झोला होना चाहिए था, आज वो घास लकड़ी ढो रहे हैं और हम जो एक उम्र दराज की दहलीज पर पहुंच गए हैं कि लक्ष्मण के ऑड मैन आउट की तरह असहाय होकर एक कोने से सब चीजें देख रहे हैं। अस्कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अस्कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।